कुछ महीने पहले मैं, निखिल, अपने नाना नानी के पास छुट्टियां बिताने के लिए उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव अलीपुरद्वार गया था। वहां की हरियाली, चाय के बागान और पहाड़ियों की पृष्ठभूमि ने मन को जैसे थाम लिया था। लेकिन असली खूबसूरती तो मुझे वहां की एक लड़की अन्वेषा में दिखी। अन्वेषा नानी के पड़ोस में रहने वाली थी। उम्र करीब 21 साल होगी। उसके व्यक्तित्व में एक गजब की खामोशी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी आंखों से। सांवला लेकिन निखरा हुआ चेहरा और सिर पर हमेशा एक सूती दुपट्टा, जैसे वो शहर की चमक दमक से बिल्कुल अलग एक सच्ची जमीनी दुनिया की झलक थी। हमारी पहली मुलाकात तब हुई जब वो सुबह सुबह कुएं से पानी भर रही थी और बाल्टी मेरी तरफ सरक आई। मैं झुका, बाल्टी पकड़ी और हमारी नजरें मिलीं। उस एक पल में जैसे कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं रही। अगले कुछ दिनों में मैं अक्सर उस कुएं के पास टहलने लगा, बिल्कुल संयोगवश। अन्वेषा हर बार वहीं मिलती, बाल्टी लिए, चुपचाप मुस्कराती हुई। उसकी मुस्कान में गांव की सुबह की ताजगी थी और उसकी चुप्पी में एक मीठा आमंत्रण, जिसे मैं हर रोज थोड़ा और समझने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी, हल्की फुहारों वाली गुनगुनी बारिश। मैं घर से छाता लेकर बाहर निकला, बस यूं ही। सड़क के किनारे अन्वेषा खड़ी थी, सिर पर वही सूती दुपट्टा। मैं उसके पास गया और बिना कुछ कहे छाता उसके ऊपर कर दिया। वो पल, वो खामोशी, बारिश की बूंदों के बीच हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आप हर बार संयोग से यहीं क्यों होते हैं? उसने पहली बार बात की। मैं मुस्कुराया, शायद ये संयोग नहीं, मन का रास्ता है जो रोज यहीं लाता है। वो कुछ नहीं बोली, बस धीमे से चल पड़ी। मैं उसके साथ चलने लगा। उस दिन हमने गांव की गलियों में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ साझा कर लिया। कुछ हफ्तों में हमारी मुलाकातें रोज की आदत बन गई। कभी चाय के बागानों की पगडंडियों पर, कभी नदी किनारे बैठकर। मैं उसकी आंखों में अपने लिए एक गहराता समंदर देखता था और वो मेरी बातों में शायद कोई शहर से परे की दुनिया। एक दिन विदा का दिन भी आया। मेरी ट्रेन शाम को थी। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन मेरी निगाहें बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। और फिर वो आई, हाथ में एक छोटा सा पैकेट जिसमें घर की बनी मिट्टी की कुछ चूड़ियां थी। याद रखोगे? उसने पूछा। मैंने उसका हाथ थामा। तुम्हें भूलना तो जैसे खुद को खो देना होगा। ट्रेन चली। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। अन्वेषा वही खड़ी थी, धीरे धीरे आंखों से ओझल होती हुई। पर उसकी मुस्कान आज भी वैसी ही है। जब भी आंखें बंद करता हूँ, अलीपुरद्वार लौटकर शहर की चहल पहल में मन बिल्कुल नहीं लगा। हर शोर में मुझे वो कुएं की चुप्पी याद आती, हर भीड़ में वो एक चेहरा दिखता, अन्वेषा का। मैंने कई बार फोन उठाया, लेकिन नानी के पड़ोस में तो अब भी मोबाइल सिग्नल मुश्किल से ही आता था। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, पुराने जमाने की स्याही भरी, हाथ से लिखी चिट्ठी। लिफाफे पर लिखा था, निखिल भैया के लिए। निखिल, पता नहीं शहर की हवा तुम्हें मेरी याद दिलाती है या नहीं, पर यहाँ की हर सुबह, हर चाय की महक और हर रास्ता तुम्हारी कमी से भरा लगता है। तुम्हारे जाने के बाद वो कुआं अब भी हर सुबह मेरा इंतजार करता है, और मुझे लगता है उसके पास अब वो खामोशी नहीं रही। तुम्हारी याद में अन्वेषा। चिट्ठी मेरे हाथ में थी और दिल कुछ तय करने के कगार पर। मैंने बिना सोचे टिकट बुक की। इस बार मैं सिर्फ छुट्टियां बिताने नहीं, एक अधूरी बात पूरी करने जा रहा था। जब मैं गांव पहुंचा, शाम ढल रही थी। नानी के घर से पहले ही वो पगडंडी थी जो चाय के बागानों तक जाती है। और वहां, उसी मोड़ पर, वो खड़ी थी, अन्वेषा। जैसे जानती हो, मैं आने वाला हूँ। मैं उसके पास गया और कहा, इस बार वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम चलने को हाँ न कहो। वो मुस्कराई और अपनी चूड़ियों की खनक के साथ बस इतना बोली, फिर चले। और हम दोनों उस पगडंडी पर साथ साथ चल पड़े, जहां सिर्फ चाय की खुशबू नहीं थी, अब एक नई शुरुआत की महक भी थी। अन्वेषा का हाथ थामे जब मैं उस पगडंडी पर चला, तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। गांव की मिट्टी में अब सिर्फ मेरी यादें नहीं थी, मेरा भविष्य भी था। कुछ ही हफ्तों बाद हमने अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया। नाना नानी और अन्वेषा के माता पिता ने खुशी खुशी हामी भर दी। गांव में सादगी से भरी एक छोटी सी लेकिन दिल से भरी शादी हुई। बांस की सजावट, हल्दी की खुशबू और हर तरफ से आती लोकगीतों की आवाजें। शादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, कहाँ रहेंगे? मैं चाहता था कि अन्वेषा मेरे साथ शहर चले, लेकिन वो गांव छोड़ने को तैयार नहीं थी। शहर की ऊंचाई पर सांस घुटती है, निखिल, मैं वहां जी तो लूंगी, लेकिन जीऊंगी नहीं। मैंने कुछ दिन सोचा और फिर एक सुबह नानी के आंगन में बैठकर फैसला लिया, मैं यहीं रहूंगा। शहर की नौकरी को अलविदा कहा और गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया।
जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। अन्वेषा भी अपने हाथों से बनाई गई चीजों को बेचने लगी, मिट्टी के बर्तन, सूती कपड़े और घर की बनी चाय की खुशबू से भरे पैकेट। धीरे धीरे हम दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बना ली, छोटी, सच्ची और बस हमारी। शाम को जब चाय के बागान के किनारे बैठते तो वो अक्सर पूछती, अगर मैं उस दिन कुएं पर न मिलती तो क्या तुम लौटते? मैं हंसकर कहता, अगर तुम कहीं भी मिलती मैं लौटता ही नहीं, रुक जाता वहीं। और फिर हम दोनों उसी चुप्पी में खो जाते जो अब शब्दों से ज्यादा बोलने लगी थी। शादी के 2 साल बाद हमारी दुनिया और भी रंगीन हो गई जब अन्वेषा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम रखा अभया। गांव में अब हमारा एक छोटा स्कूल था, चाय और हस्तशिल्प का छोटा सा व्यवसाय और हर दिन जीने की एक नई वजह। लेकिन फिर एक दिन शहर से एक चिट्ठी आई। प्रिय निखिल, आपके द्वारा किए गए एक शोध आलेख ने हमें प्रभावित किया है। हमारी संस्था आपको पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए शैक्षिकी परियोजना के नेतृत्व का प्रस्ताव दे रही है। ये वही संस्था थी जहां मैं पहले काम करना चाहता था, पर अब हालात बदल चुके थे। प्रस्ताव आकर्षक था, अच्छा वेतन, बड़ा प्रभाव और एक सपना जो कभी देखा था। रात को मैं चिट्ठी हाथ में लिए आंगन में बैठा था। अभया अंदर माँ की गोद में सो रही थी। अन्वेषा आई, धीरे से बैठ गई। जाना चाहोगे? उसने पूछा। मैं चुप रहा। अगर तुम जाना चाहो तो जाओ निखिल, उसने कहा, लेकिन ये मत सोचना कि तुम किसी चीज को पीछे छोड़ जाओगे। हम तुम्हारे अंदर हैं, हर फैसले में। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी वही गहरी आंखें जो अब भी चुपचाप बहुत कुछ कह जाती थीं। अगले दिन मैंने संस्था को जवाब भेजा, मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे गांव में रहकर इसे चलाने की आज़ादी चाहिए। मैं वहां रहूं जहां मेरा दिल है। कई हफ्तों की बातचीत के बाद शर्तें मान ली गईं। और इस तरह हमारा छोटा गांव पूरे क्षेत्र का शिक्षा प्रकाश बन गया। अब अन्वेषा गांव की महिलाओं को स्वरोजगार सिखाती है, मैं बच्चों को भविष्य दिखाने में लगा हूँ, और अभया, वो अब स्कूल की सबसे जिज्ञासु छात्रा है। हर शाम जब सूरज ढलता है हम तीनों घर की छत पर बैठते हैं, मैं, अन्वेषा और अभया, और दूर चाय के बागान से आती हवा में मैं अक्सर फुसफुसाता हूँ, जो रास्ता दिल तक जाता हो वही सही रास्ता होता है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। अभया अब 14 साल की हो चुकी थी, तेज, समझदार और थोड़ी सी निखिल जैसी जिज्ञासु, थोड़ी सी अन्वेषा जैसी शांत। वो अक्सर पहाड़ियों की तरफ निकल जाती, किताबें साथ ले जाती और वहीं बैठकर कहानियां लिखा करती। एक दिन मैंने पूछा, क्या लिखती हो? वो मुस्कुराई, वो जो आप दोनों ने कभी जिया और जो मैं अब महसूस करती हूँ। उसी साल राज्य स्तर पर एक युवा लेखन प्रतियोगिता हुई। अभया ने अपनी कहानी भेजी, कुएं से शुरू हुई एक कहानी। उसमें निखिल और अन्वेषा की पहली मुलाकात, गांव का जीवन और उनका संघर्ष सब था, एक बच्चे की नज़र से जो उन लम्हों का हिस्सा नहीं थी पर जिनसे वो बनी थी। प्रतियोगिता में उसकी कहानी ने पहला पुरस्कार जीता। हम तीनों को कोलकाता बुलाया गया। मीडिया, साहित्यकार और बड़ी हस्तियां वहां थीं। मंच पर जब अभया ने बोलना शुरू किया तो सब खामोश हो गए। ये कहानी सिर्फ मेरे माता पिता की नहीं है, उसने कहा, ये उस हर इंसान की है जो प्यार को बस महसूस करता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। बाद में एक बड़े प्रकाशन ने उस कहानी को पुस्तक रूप में छापने का प्रस्ताव दिया, अन्वेषा की आंखें नाम से। और इस तरह जिस कहानी की शुरुआत एक कुएं पर हुई थी, वो अब किताबों की दुकानों में, लोगों के दिलों में और साहित्य के इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। अब जब लोग हमसे मिलने गांव आते हैं तो पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? मैं मुस्कराकर कहता हूँ, एक दिन एक लड़की पानी भर रही थी और मेरी ओर एक बाल्टी खिसक आई थी। अभया की किताब ने देश भर में हलचल मचा दी थी। उसे टीवी इंटरव्यू, साहित्य समारोहों और युवा मंचों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन इस चमक धमक के बीच वो एक बात अक्सर दोहराती, मैंने सिर्फ अपने माता पिता की खामोश मोहब्बत लिखी है, जो बोली कम, समझ ज्यादा गई थी। एक दिन दिल्ली के एक मशहूर इंटरनेशनल स्कूल से उसे बुलावा आया, स्कॉलरशिप पर पढ़ाई और क्रिएटिव राइटिंग में ट्रेनिंग। निखिल और अन्वेषा दोनों खुश थे, लेकिन थोड़ा डर भी था। क्या अभया शहर के उस तेज रफ्तार माहौल में अपनी सादगी बचा पाएगी? अभया ने माँ बाबा का हाथ थामा और कहा, आपने जो सिखाया है वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने अंदर। दिल्ली में जिंदगी बिल्कुल अलग थी, तेज, बड़ी और अक्सर अकेली। लेकिन अभया ने वहां भी अपने अंदर के गांव को जिंदा रखा। उसकी कहानियां अब आधुनिक मुद्दों पर थी, शहरी अकेलापन, जड़ों से जुड़ाव और असली की तलाश। कुछ ही सालों में
अभया एक प्रसिद्ध युवा लेखिका बन गई। उसकी दूसरी किताब थी दिल्ली की दीवारों पर अलीपुरद्वार, जिसमें उसने शहर के हर कोने में अपने गांव के रंग खोजे। उसी दौरान एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ने उसकी कहानियों पर आधारित वेब सीरीज बनाने का प्रस्ताव दिया। वो दिल्ली से एक टीम लेकर गांव लौटी। स्क्रिप्ट, कैमरा, सब कुछ तैयार था। अन्वेषा को देखकर डायरेक्टर बोली, मैम, आपकी आंखें ही तो इस पूरी कहानी की आत्मा हैं, कैमरे के सामने आइए ना। अन्वेषा मुस्कराई, मैं पर्दे पर क्या करूंगी, मेरी तो जिंदगी ही कहानी है। अंततः अन्वेषा और निखिल की भूमिका में अभिनेता आए, लेकिन सेट वही था, वो कुआं, वो चाय बागान और वो घर जहां सब शुरू हुआ था। वेब सीरीज हिट रही, लेकिन उसके अंतिम दृश्य में जब कैमरा पहाड़ी पर खड़ी एक लड़की की पीठ पर ठहरता है, जिसके सामने धुंध में लिपटी चाय की वादियां हैं, तो नीचे एक वॉइस ओवर आता है, कुछ कहानियां बाल्टी की तरह होती हैं जो चुपचाप हमारे पास खिसक आती हैं, हमें बस झुककर पकड़ना होता है। वेब सीरीज की सफलता के बाद अभया का नाम अब सिर्फ एक लेखिका तक सीमित नहीं रहा, वो एक आवाज बन चुकी थी। उसकी कहानियां अब मंचों से उतरकर समाज के दिलों तक पहुंच रही थी। खासकर युवा लड़कियों में उसका असर दिखने लगा था, गांवों से लेकर शहरों तक। लेकिन इसी दौरान एक नया अध्याय उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। दिल्ली के एक साहित्यिक समारोह में उसकी मुलाकात आरव से हुई, एक शांत, गंभीर किस्म का डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर। आरव ने अभया की कहानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रस्ताव रखा, पर पहली ही मुलाकात में ये सिर्फ कला का मेल नहीं था, कुछ और भी था, जैसे दो रचनात्मक रूहें एक दूसरे की सच्चाई में झांक रही थीं। अभया ने उसे गांव आने का न्योता दिया। जब आरव पहली बार अलीपुरद्वार आया, तो निखिल ने उसके साथ लंबी बातचीत की, शब्द कम, भाव ज्यादा। और अन्वेषा ने बस एक सवाल किया, तुम भी खामोश कहानियां समझते हो? आरव ने जवाब दिया, मैं उन्हीं को खोजता हूँ जिनकी आवाजें बोलती नहीं, बस महसूस होती हैं। कुछ महीनों बाद अभया और आरव ने न कोई शोर मचाया, न बड़ा आयोजन किया। सिर्फ गांव के बीचों बीच, चाय की पत्तियों के बीच, एक छोटी सी रस्म में उन्होंने साथ चलने का फैसला लिया। अब अभया और आरव मिलकर प्रोजेक्ट अन्वेषा नाम से एक अभियान चला रहे थे, जहां ग्रामीण बच्चों को कहानी कहने, कैमरा चलाने और अपनी जिंदगी को खुद दर्ज करने का हक दिया जाता था। निखिल अब भी स्कूल चलाते थे। अन्वेषा अब और भी मुस्कुराती थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि उनकी कहानी एक पीढ़ी तक नहीं रुकी, उसने जड़ें जमा ली थी। और एक दिन जब अभया की बेटी छोटी सी नैरा कुएं के पास खेलते हुए एक बाल्टी मेरी ओर सरकाती है, तो मैं मुस्कराता हूँ, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो अगली पीढ़ी की सांसों में बहती रहती हैं। वक्त की धारा अब इतनी तेज थी कि अभया, आरव और निखिल तीनों अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। प्रोजेक्ट अन्वेषा ने गांवों से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह उम्मीद की एक नई किरण जगाई। बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि अपनी आवाज को पहचानने का मौका मिला। अब न केवल पढ़ाई, बल्कि कहानी सुनाने और उसे चित्रित करने का एक पूरा आंदोलन खड़ा हो चुका था। अलीपुरद्वार में अब एक छोटा सा फिल्म महोत्सव होता था, कहानियां हमारी अपनी दुनिया से। और इस महोत्सव का उद्घाटन हर साल अभया खुद करती थी, जबकि आरव उस महोत्सव का प्रमुख आयोजक बन चुका था। अब गांव में हर घर में कैमरे और कहानियां थी, और लोग अपनी जिंदगी को कैमरे में उतारने के लिए प्रेरित होते थे। एक दिन अभया और आरव दोनों साथ बैठकर किसी परिजन के साथ अपने पुराने दिनों के बारे में बात कर रहे थे। आरव ने अभया से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी कहानियां और हमारा काम इन छोटे गांवों तक पहुंच जाएगा? अभया हल्के से मुस्कुराई, नहीं, कभी नहीं। लेकिन जब हम पहले दिन अलीपुरद्वार लौटे थे, तो मुझे लगा था कि ये वही रास्ता है जो हमें मिलकर तय करना था। हमारे गांव में एक सच्चाई थी, और वो अब पूरी दुनिया से साझा हो रही थी। आरव ने कहा, तुम्हारी किताबें, तुम्हारे शब्द, ये अब सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उम्मीद बन चुकी हैं। लेकिन एक दिन एक नई चुनौती आई। कई बड़े शहरों से और सरकारी संगठन से अभया को एक प्रस्ताव मिला, देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का। सरकार की तरफ से उसकी किताबों के आधार पर एक नई राष्ट्रीय परियोजना शुरू करने की बात की गई। पर इसके साथ कई बड़े सवाल थे। क्या वो गांव के सादगी भरे जीवन को छोड़कर शहर की भाग दौड़ में शामिल हो पाएगी? क्या ये कदम उस जमीन और जड़ों से जुड़ी उसकी सच्चाई को बदल देगा? अभया कुछ दिनों तक उलझन में रही। उसकी माँ अन्वेषा ने उसे हमेशा के जैसे समझाया, बेटा, इस रास्ते को चुनने से पहले ये याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी जड़ें हैं। तुम जहाँ से आए हो वही तुम्हारी असली ताकत है। पर ये भी समझो, तुम्हारा कदम आगे बढ़ने से तुम्हारी जड़ें नहीं खोती। अभया ने उन शब्दों को अपने दिल में बैठाया।
उसने निर्णय लिया कि वो उस परियोजना को स्वीकार करेगी, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने तय किया कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि परियोजना गांवों और छोटे कस्बों में उस धरती से जुड़ी कहानियों को आगे बढ़ाए जहां से उसकी जिंदगी और उसकी कहानी शुरू हुई थी। शहर की बड़ी बिठी हुई दुनिया में रहते हुए अभिया ने अपनी जिंदगी को गांव की सादगी और अपने मूल्यों से जोड़े रखा। उसने शिक्षा और समाज में बदलाव लाने के लिए एक नई पहल शुरू की, जिसका नाम रखा कहानियों का भविष्य। ये परियोजना गांव के बच्चों को न केवल किताबें और स्कूल तक पहुंचाने का काम करती थी, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी लिखने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के अवसर भी देती थी। अब अभिया के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था, एक लेखिका, एक समाज सेविका और एक ममता की मां के रूप में। एक दिन अभिया अपनी बेटी नैरा के साथ कुएं के पास खड़ी थी और उसे बता रही थी, याद रखना नैरा, कभी भी यह मत भूलना कि तुम कहाँ से आई हो। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी ताकत हैं और तुम्हारी कहानियां हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी। नैरा मुस्कराई और अचानक उसने उसी बाल्टी को मेरी ओर सरकाया, जैसे पिछले कई सालों से यह सिलसिला चलता आ रहा था। इस बार बाल्टी में पानी नहीं था, ये सिर्फ एक प्रतीक था, उस शांति और विश्वास का जो हमारी जिंदगी में हर पल था। हम सभी को बस एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत थी, चाहे किसी भी रूप में, कहानियों, रिश्तों या उस अदृश्य धागे के जरिए जो हमें जोड़ता है। अभिया और नैरा का जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। कहानियों का भविष्य अब सिर्फ एक परियोजना नहीं रही थी, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया था, एक आंदोलन जो गांवों, कस्बों और शहरों के बीच की दूरी को पाट रहा था। अभिया ने अपनी किताबों और परियोजनाओं के जरिए समाज में बदलाव की एक ऐसी लहर शुरू की थी, जिसमें न सिर्फ शिक्षा बल्कि आत्मविश्वास और संघर्ष की भी अहमियत थी। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, एक नई चुनौती सामने आई। सरकारी मंत्रालयों और बड़े संगठन उसकी परियोजना में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे और उसकी सफलता के चलते बड़े पैमाने पर बदलाव की बात की जाने लगी। अब उसे ये चुनाव करना था, क्या वो अपने गांव और छोटे समुदायों में बसी दुनिया को बनाए रखेगी या बड़ी परियोजनाओं और शहर के तेज रफ्तार जीवन का हिस्सा बनेगी। यह वही मोड़ था जब अभिया के अंदर की आवाज गूंज उठी, क्या मैं अपनी जड़ों को खो दूंगी? ये सवाल उसने अपने आप से पूछा। हमारी ताकत हमारे गांवों में है, हमारी ताकत हमारे छोटे से घर में है। एक दिन अभिया ने एक नया कदम उठाया। उसने कहानियों का भविष्य को केवल एक शैक्षिक परियोजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बना दिया। एक आंदोलन जो खुद को समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने तय किया कि उसकी परियोजना अब सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक बनेगी। अब वो पारंपरिक कला, लोक कथाएं और सामाजिक सशक्तिकरण को अपने कार्यक्रम में जोड़ने की योजना बना रही थी। उसने गांवों में पुरानी लोक कथाओं, कला रूपों और शिल्प को संरक्षित करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य था संस्कारों और कथाओं का संरक्षण करना और उन्हें भविष्य के लिए सशक्त बनाना। अलीपुरद्वार और उसके आसपास के गांवों में न केवल बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलने लगा, बल्कि यहाँ के बुजुर्गों, कलाकारों और शिल्पकारों को भी अपनी कला का मूल्य समझने का मौका मिला। अभिया ने उन्हें मंच दिया, जिससे उनकी कला को न केवल आर्थिक समृद्धि मिली, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी बढ़ा। अभिया और आरव ने मिलकर एक नई वृत्तचित्र बनाई, जिसका नाम रखा हमारी जड़ों की कहानियाँ। इसमें उन कलाकारों और शिल्पकारों की जिंदगी, संघर्ष और उनके काम को प्रदर्शित किया गया। इस वृत्तचित्र को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रदर्शित किया गया और यह न केवल कला की दुनिया में, बल्कि शिक्षा और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में भी एक नया मानक स्थापित करने वाला बना। समाज में बढ़ते इस बदलाव को देखकर अभिया को अब विश्वास हो चला था, कहानियां सिर्फ हमारे अतीत को ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देती हैं। अब एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी, वो पीढ़ी जो न केवल शिक्षा प्राप्त कर रही थी, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मान दे रही थी। गांवों में बच्चे अभिया के कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल स्कूल की किताबें पढ़ रहे थे, बल्कि लोकगीतों, कला और अपने आसपास की दुनिया को समझने में भी सक्रिय थे। अभिया ने अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने ये सीखा कि बदलाव सिर्फ किताबों या सरकारी योजनाओं से नहीं आता, बल्कि जब हम एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं, एक दूसरे के अनुभवों को समझते हैं, तभी समाज में सच्चा बदलाव होता है। उसका सपना अब पूरा हो चुका था। कहानियां, वे कहानियां जिनमें समाज के हर वर्ग की आवाज शामिल है, अब देश के कोने कोने में गूंज रही थी। एक दिन जब अभिया और आरव अपने घर के आंगन में बैठे थे, नैरा ने अचानक एक सवाल पूछा, माँ, क्या तुमने कभी सोचा था कि जब तुम कुएं से पानी भरने आई थी तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी? अभिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कभी कभी छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। नैरा मुस्कुराई और आंगन में दौड़ते हुए उसी बाल्टी को मेरी ओर सरकाती है, वो बाल्टी जो अब केवल पानी नहीं, बल्कि हमारी कहानी,
हमारी यात्रा और हमारे संघर्ष का प्रतीक बन चुकी थी। नैरा अब बड़ी हो चुकी थी। कहानियों का भविष्य आंदोलन का हिस्सा बनने के बाद उसकी जिंदगी एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। अलीपुरद्वार के उस छोटे से गांव से निकलकर नैरा ने अब अपनी मां अभया के कदमों पर चलने का संकल्प लिया था। लेकिन इस बार उसकी यात्रा कुछ और थी। ये यात्रा न केवल शिक्षा की बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण, नवाचार और तकनीकी विकास की भी थी। नैरा ने अपनी उच्च शिक्षा सामाजिक विज्ञान और तकनीकी नवाचार में की थी। वो जानती थी कि बदलाव सिर्फ किताबों या कला से नहीं बल्कि नई सोच और प्रौद्योगिकी से भी आ सकता है। वो ये चाहती थी कि समाज के हर वर्ग को एक सशक्त भविष्य मिले जिसमें वे अपने गांवों और संसाधनों का सही उपयोग कर सके। एक दिन नैरा ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, अब समय आ गया है कि हम इस अभियान को एक नई दिशा दें। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांवों में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाएं। निखिल और अभया दोनों हैरान थे, लेकिन अभया ने अपनी बेटी की आंखों में वही आत्मविश्वास देखा जो कभी उसने खुद महसूस किया था। तुमने सही कहा है नैरा, हमारी जड़ें यहाँ हैं, लेकिन अब हम इन जड़ों को दुनिया के साथ जोड़ने का समय आ गया है। नैरा ने कहानियों का भविष्य को एक नई परिभाषा दी। अब ये सिर्फ लोक कथाओं, शिल्प और शिक्षा से संबंधित नहीं था, बल्कि यह एक समाज और तकनीक का संगम बन चुका था। नैरा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक ग्राम 2.0 अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने गांवों को तकनीकी रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए। इस परियोजना का उद्देश्य था गांवों में स्मार्ट कृषि, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य ऐप्स और ई-मार्केटिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना। नैरा ने शुरू में अलीपुरद्वार के आसपास के गांवों से शुरुआत की। उसने इन गांवों में छोटे छोटे डिजिटल लर्निंग सेंटर स्थापित किए, जहां बच्चे और युवा न केवल पढ़ाई करते बल्कि कोडिंग, डिजिटल कला और डेटा एनालिटिक्स जैसे कौशल भी सीखते। इसके अलावा उसने स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसानों को सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, ड्रोन से खेतों की निगरानी और डेटा संग्रहण की ट्रेनिंग दी। इससे किसानों का उत्पादन बढ़ा और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी हुई। कहानियों का भविष्य अब केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ग्राम 2.0 के रूप में एक डिजिटल क्रांति बन चुका था। इससे न केवल शिक्षा और कृषि में बदलाव आया, बल्कि यह समाज में बदलाव की एक नई लहर भी लेकर आया। जब नैरा ने एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी समिट में अपने विचार प्रस्तुत किए, तो सबको उसकी बातों ने हिलाकर रख दिया। उसने कहा, हम डिजिटल तकनीक का उपयोग करके अपनी पुरानी विरासत को संरक्षित कर सकते हैं और उसे एक नए रूप में अगले पीढ़ी को दे सकते हैं। हम केवल सीखने के नहीं, बल्कि खुद को सशक्त करने के लिए भी तैयार हैं। नैरा के विचारों ने एक नई दृष्टि को जन्म दिया। अब गांवों में भी उद्यमिता और स्वयं के व्यवसाय की भावना विकसित होने लगी। लोग अब सिर्फ कृषि नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पादों का ऑनलाइन विपणन करने लगे। अभया की पुरानी चाय की दुकान को अब एक बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया था, जहां गांव की महिलाएं अपने हाथ से बनी चादरें, कढ़ाई और शिल्प बेचने लगी। अलीपुरद्वार अब सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं रहा था, यह एक मिसाल बन चुका था कि कैसे तकनीकी विकास और पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को मिलाकर समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। यह नैरा की दुनिया थी, जो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। कहाँ तक, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जानती थी कि हर कदम, हर कहानी और हर बदलाव में एक नई उम्मीद छुपी है। हम अपनी कहानियां लिखने में सक्षम हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन कहानियों का उद्देश्य सिर्फ हमें बदलना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रूप देना है। यह अभया और निखिल के जीवन का अब तक का सबसे बड़ा सत्य था। उनकी यात्रा अब एक लंबे सफर में तब्दील हो चुकी थी, और नैरा की यात्रा सिर्फ शुरुआत थी। नैरा की ग्राम 2.0 परियोजना ने अब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। उसे न केवल भारत के छोटे गांवों में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा जाने लगा। उसका काम समाज में डिजिटल सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर पर बदलाव लाने में एक आदर्श बन चुका था। उसकी सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उस बदलाव की थी जिसे उसके परिवार ने कभी शुरू किया था, और अब वो एक सशक्त भविष्य की नींव बन चुका था। नैरा ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। अब उसका उद्देश्य कहानियों का भविष्य को और आगे बढ़ाना था, लेकिन इस बार केवल गांवों तक ही नहीं, बल्कि शहरों, स्लम इलाकों और अन्य अवसरों से वंचित वर्गों तक इसे फैलाना था। वो जानती थी कि बदलाव एक स्थान पर नहीं रुकता, ये हर उस जगह तक पहुंचता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नैरा ने एक नई पहल की शुरुआत की, कहानी से सशक्तिकरण। इस पहल का उद्देश्य था उन समुदायों को जोड़ना और उन्हें कहानियों के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रत्येक वर्ग को अपनी कला, संस्कृति और संघर्षों को साझा करने का अवसर दिया। वो मानती थी कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे किसी समाज की असली विकास की दिशा को दिखाती हैं। कहानी से सशक्तिकरण का पहला कदम था
एक डिजिटल फिल्म महोत्सव जिसमें गरीब, पिछड़े और विशेष समुदायों के लोग अपनी कहानियां, संघर्ष और सपने कैमरे के माध्यम से दिखा सके। यह महोत्सव बहुत सफल रहा और इससे कई नई प्रतिभाओं को पहचान मिली। उनके संघर्ष, उनकी ताकत और उनके सपनों ने दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिखाया। इसी दौरान नैरा ने कहानियां और विज्ञान नामक एक नया प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में वो संस्कृति, परंपरा और तकनीकी नवाचार को जोड़कर बच्चों को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में कार्यशालाएं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए, जहां बच्चे डिजिटल कला और कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सीखते थे। ये पहल खासतौर पर उन बच्चों के लिए थी जो शहरी इलाकों से दूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और जिनके पास तकनीकी शिक्षा का कोई अवसर नहीं था। कहानियां और विज्ञान के तहत गांवों में छोटे स्पेस टेक प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, जहां बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट खेती के विषयों पर शोध करते थे। नैरा के इस कदम ने बच्चों को सशक्त किया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, भले ही वे गांव के बच्चे हों। अब अलीपुरद्वार में एक नई क्रांति शुरू हो चुकी थी। वहां का हर बच्चा, हर महिला और हर किसान डिजिटल युग में अपनी जगह बना रहा था। महिलाओं ने ई-मार्केटिंग के माध्यम से अपने बनाए हुए हस्तशिल्प और वस्त्रों को बेचकर अपनी आय का एक स्थिर स्रोत स्थापित किया। किसानों ने स्मार्ट कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने उत्पादन में वृद्धि की। और बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म से न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, बल्कि अपने गांव और अपनी संस्कृति की कहानियां भी साझा कर रहे थे। अब नैरा के साथ साथ अभिया और निखिल दोनों कहानियों का भविष्य के इस नए अध्याय में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। एक परिवार के रूप में उनका लक्ष्य सिर्फ भविष्य को सशक्त बनाना था। अभिया, जो कभी उन कहानियों को सहेजने में यकीन करती थी, अब ये समझ चुकी थी कि यही कहानियां ही नए विचारों और नवाचारों को जन्म देती हैं। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। नैरा का काम अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का हिस्सा बन चुकी थी, और यह बात उसे और उसकी टीम को एक नए स्तर पर ले आई। एक दिन एक बड़ी सरकारी परियोजना के अंतर्गत उसे भारत सरकार से एक प्रस्ताव आया, जिसमें उसे भारत के सभी छोटे गांवों में एक समान डिजिटल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण नेटवर्क स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसके साथ ही यह एक बहुत बड़ा दबाव भी था। नैरा ने इसे चुनौती के रूप में लिया और तय किया कि वो इसे एक नई दिशा में लेकर जाएगी। उसका उद्देश्य सभी समुदायों को जोड़ना और एक समान अवसर प्रदान करना था, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों। सभी के पास बराबरी का मौका होना चाहिए। वो मूल्य आधारित शिक्षा को लागू करने का विचार लेकर आए, जिसमें स्थानीय परंपराएं, संस्कृतियां और आधुनिक तकनीकी शिक्षा का मिश्रण होगा। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने कुल 5000 गांवों में डिजिटल लैब्स और ऑनलाइन शिक्षण केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया और नैरा को इस परियोजना का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया। हम अपनी कहानियां लिख रहे हैं। इस परियोजना की सफलता के बाद नैरा को एक बार फिर दुनिया भर में पहचाना गया। उसकी यात्राओं ने दुनिया के हर कोने में परिवर्तन की एक नई लहर भेजी। वो अब सिर्फ एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थी, बल्कि एक दृष्टिकोण बदलने वाली प्रेरणा बन चुकी थी। आखिरकार ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं रही, ये पूरी दुनिया के हर कोने से उठने वाली वक्त की सच्चाई बन गई। कहानियां बदल सकती हैं, और बदलाव सिर्फ एक विचार से शुरू होता है। नैरा की कहानियां और विज्ञान पहल अब एक नई दिशा में जा रही थी। भारत सरकार ने उसकी डिजिटल शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण की परियोजनाओं को आधिकारिक रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया था। नैरा की टीम के सामने एक चुनौती थी, वो थी सभी 5000 गांवों में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल संसाधनों का समान वितरण। इसके लिए उन्हें और उनके सहयोगियों को न केवल वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें ये भी सुनिश्चित करना था कि यह बदलाव केवल आधिकारिक योजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि सामान्य लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए। हम केवल शिक्षा और तकनीकी नवाचार नहीं दे रहे हैं, हम समाज के हर पहलू में बदलाव ला रहे हैं। यह नैरा का मंत्र था। वो समझती थी कि सशक्त समाज वही होता है जहां हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का एहसास हो, और इसके लिए समान अवसर बेहद जरूरी थे। नए विचारों का जन्म नैरा ने कहानियों का भविष्य को अब एक सांस्कृतिक आंदोलन में बदल दिया था। उन्होंने संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा को एक साथ जोड़कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो न केवल शिक्षा बल्कि सामाजिक न्याय और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम करता था। उसके डिजिटल लर्निंग हब्स अब कृषि, स्वास्थ्य और कला जैसे क्षेत्रों में इनोवेटिव प्रशिक्षण दे रहे थे। गांवों में बच्चों को कोडिंग, डिजिटल डिजाइन, कृषि विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ स्थानीय कला और संगीत सिखाया जा रहा था।
नैरा ने ये सुनिश्चित किया कि बच्चों को अपने मूल्यों और परंपराओं से जुड़ा रखा जाए ताकि वे समाज को सशक्त करने वाले कार्य कर सके। इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी जड़ों पर गर्व कर सकते हैं, वहीं आधुनिक तकनीकी कौशल से भी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। एक नया आंदोलन, डिजिटल ग्रामीण उद्यमिता नैरा का अगला बड़ा कदम था। डिजिटल ग्रामीण उद्यमिता, उसने गांवों में स्थानीय उत्पादन और कारीगरी को एक नया रूप देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत की। अब गांव के कारीगर अपने बनाए गए सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए प्रशिक्षित हो रहे थे। नैरा ने एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस तैयार किया जहां गांव की महिलाओं और कारीगरों को शिल्प, कढ़ाई और लोक कला बेचने का मौका मिला। साथ ही वह ये भी जानती थी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तकनीकी सुधार की जरूरत है, इसलिए उसने स्वास्थ्य और चिकित्सा जानकारी के लिए एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य किट्स का वितरण भी किया गया, जिसमें प्रारंभिक उपचार, योग और स्वस्थ आहार की जानकारी दी गई। इस पहल ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाया और किसान और श्रमिक वर्ग के जीवन में सुधार किया। समाज में गहरी छाप नैरा की पहल का प्रभाव अब पूरे भारत में फैल चुका था। कृषि क्षेत्र में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके कहानियां और विज्ञान कार्यक्रम को सराहा गया और अब उसे विकसित देशों में भी आमंत्रित किया जाने लगा था। लेकिन नैरा ने एक कदम और आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह वर्ल्ड लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही थी। इस प्रोग्राम के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और युवा अब अन्य देशों के बच्चों के साथ विकसित देशों की यात्रा करेंगे ताकि वे वहां की शिक्षा और तकनीकी नवाचारों को सीख सके और अपनी जड़ों को भी जोड़ सके। समाज में और बड़े बदलाव की उम्मीद नैरा को अब समझ में आने लगा था कि तकनीकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शुरुआत थी। असल बदलाव तब आएगा जब समाज के हर वर्ग को यह एहसास होगा कि वो बदलाव का हिस्सा बन सकता है। हर गांव में एक नया आत्मविश्वास और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास फैल चुका था। अब गांव के लोग सिर्फ किसान या शिल्पकार नहीं थे, वे सृजनात्मक विचारक और समाज के प्रेरक तत्व बन गए थे। अलीपुरद्वार के छोटे से गांव ने अब पूरे देश को ये सिखा दिया था कि शिक्षा और तकनीकी सशक्तिकरण से सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा लोक कथाएं, संस्कृति और परंपराएं हैं, जिनसे हम अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नैरा का नया उद्देश्य, नैरा का अगला उद्देश्य था शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। वो चाहती थी कि शहरों और गांवों के बीच की खाई को समाप्त किया जाए। उसने ये तय किया कि वो ग्राम स्तर पर शिक्षा और सशक्तिकरण की ओर और ज्यादा कदम बढ़ाएगी। अब कहानियां, जो कभी सिर्फ एक संवाद का माध्यम हुआ करती थी, समाज को बदलने का एक मजबूत हथियार बन चुकी थी। और यही वो वसीयत थी जिसे अभिया और निखिल ने शुरू किया था और नैरा ने उसे पूरी दुनिया में फैलाया था। नैरा की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण उसके लिए अब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। भारत के गांवों से शुरू होकर यह आंदोलन दुनिया के विकासशील देशों तक फैलने लगा। उसका मानना था कि समान शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वह शहरी इलाकों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में। नैरा की पहल ने दुनिया भर के शहरी और ग्रामीण युवाओं के बीच एक संवाद की शुरुआत की। इस संवाद में दोनों समुदायों ने समान समस्याओं, चुनौतियों और सपनों को साझा किया। वह समझती थी कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ना होगा, तभी वास्तविक समानता और सशक्तिकरण संभव होगा। डिजिटल इंडिया से ग्राम 2.0 तक नैरा ने ग्राम 2.0 परियोजना को एक नया रूप देने का निर्णय लिया। इसके तहत अब सिर्फ स्मार्ट खेती और डिजिटल शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बल्कि यह पहल सामाजिक समानता और स्मार्ट कनेक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करने लगी थी। स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और स्थिर ऊर्जा जैसे पहलुओं को जोड़ते हुए उसने स्मार्ट ग्राम की अवधारणा को भारत के हर गांव तक पहुंचाने का सपना देखा। नैरा और उसकी टीम ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि किसान, महिला और युवा सभी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न केवल आधुनिकतम कृषि पद्धतियों को अपनाएं, बल्कि वे स्वस्थ जीवनशैली और जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दें। इसके अलावा उसने गांवों में वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा की पहलें शुरू की, ताकि लोग स्थायी विकास की ओर कदम बढ़ा सके। ग्राम 2.0 की वैश्विक यात्रा नैरा के विचार और कार्यों ने अब एक वैश्विक स्तर पर पहचान हासिल की थी। उसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मान्यता मिली। ग्राम 2.0 अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी लागू हो रहा था। नैरा के द्वारा स्थापित ग्राम 2.0 ग्लोबल नेटवर्क
ने विकसित देशों के साथ मिलकर विकसित हो रहे देशों को न केवल शिक्षा और तकनीकी नवाचार के मामले में सहयोग दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों का सम्मान किया जाए। उसका मानना था कि तकनीकी प्रगति और संस्कृति दोनों को साथ लेकर ही एक सशक्त भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। नेरा की अगली बड़ी चुनौती अब जब ग्राम 2.0 का प्रभाव दुनिया भर में महसूस होने लगा था। नेरा की अगली बड़ी चुनौती थी शहरों में शिक्षा की समानता। वो जानती थी कि शहरी इलाकों में भी शैक्षिकी और तकनीकी विकास की दिशा में एक गहरी खाई है। वहाँ के बच्चों और युवाओं के लिए, जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे, शिक्षा महंगी और असंभव बन चुकी थी। नेरा ने अपनी टीम के साथ मिलकर शहरी शिक्षा के समान अवसर परियोजना शुरू की, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स, ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर और मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। साथ ही उसने शहरी स्लम क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की। नेरा का ये कदम, जिसे अब शहरी ग्राम 2.0 कहा जाने लगा, बच्चों और युवाओं को नौकरी की योग्यताएं और व्यवसाय की क्षमताएं देने के लिए तैयार कर रहा था। नेरा की दुनिया एक वसीयत। नेरा का जीवन अब एक वसीयत बन चुका था। एक नया दृष्टिकोण, एक नया रास्ता। उसके द्वारा स्थापित की गई पहले स्थायी विकास, नवाचार, समाज का सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ी मिसाल बन चुकी थी। वो जानती थी कि हर समाज में बदलाव लाने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी, हर व्यक्ति वो बदलाव ला सकता है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, हम सभी को एक साथ लाकर नई सोच और दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक बेहतर दुनिया बनाना। नेरा की यात्रा में अब एक नया अध्याय जुड़ चुका था। ये यात्रा अब सभी के लिए शिक्षा और समान अवसर की थी। और अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं जो हमें दुनिया को दिखाना है? ये सवाल अब नेरा के पास था, और वह जानती थी कि हर कदम, हर विचार और हर कहानी दुनिया में बदलाव ला सकती है। हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, हम अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। यह नेरा का अंतिम संदेश था, और यह संदेश आज भी दुनिया के हर हिस्से में फैल रहा है। नेरा की यात्रा अब एक ऐतिहासिक परिघटना बन चुकी थी, और उसके काम ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक और तकनीकी बदलाव की एक नई लहर शुरू कर दी थी। जैसे जैसे उसके प्रयासों का असर बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असल उद्देश्य केवल सामाजिक सुधार नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी से एक वैश्विक परिवर्तन लाना था। एक नई सोच, सशक्त समुदाय, सशक्त दुनिया। नेरा के लिए अब समय आ गया था कि वो अपने प्रयासों को सामाजिक न्याय की दिशा में और मजबूत करे। उसने देखा कि एक बड़ा पहलू जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, वो था समाज के सबसे वंचित वर्ग को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा से जोड़ना। गांवों, शहरों के स्लम क्षेत्रों और लिंग आधारित असमानताओं से जूझ रही महिलाओं को सशक्त बनाना अब उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। उसने महिलाओं के लिए एक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की योजना बनाई, जिसमें महिलाएं कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर सके। ये लैब केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं को व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व क्षमता में भी प्रशिक्षित करती थी। इससे महिलाओं की भूमिका समाज में और भी प्रभावी बनी, और उन्होंने अपने परिवारों और समुदायों में बदलाव लाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। कहानियां और बदलाव, एक वैश्विक मंच। नेरा ने कहानियां और बदलाव नामक एक वैश्विक मंच की शुरुआत की। यह मंच न केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी एक साथ लाने का प्रयास था। इस मंच के माध्यम से लोग लोक कथाएं, सांस्कृतिक धरोहर और समाज में बदलाव लाने के तरीकों के बारे में साझा करते थे। इस मंच ने न केवल विश्व स्तर पर संवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए एक आवाज बन गया, जिनके पास अक्सर बड़ी वैश्विक आवाजों तक पहुंच नहीं थी। नेरा ने महसूस किया कि जब सामान्य लोग अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करते हैं, तो वह न केवल अपनी पहचान बनाते हैं, बल्कि समाज में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं। स्मार्ट ग्राम का विस्तार। अब तक ग्राम 2.0 के माध्यम से भारत के 5000 गांवों में स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट कृषि और स्वास्थ्य के लिए डिजिटलीकरण का काम किया जा चुका था। अब नेरा का अगला लक्ष्य था इसे और बड़े पैमाने पर दुनिया के अन्य विकासशील देशों में लागू करना। उसने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट ग्राम परियोजना को लागू करने के लिए साझेदारी की। ये परियोजनाएं स्थानीय संसाधनों को कृषि प्रौद्योगिकी, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार से जोड़ने का काम कर रही थी। इस परियोजना में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया था, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक समाधान अपना सके। इस पहल ने हर गांव को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार किया। नेरा का वैश्विक उद्देश्य समानता और समृद्धि।
नैरा के लिए ये केवल एक राष्ट्रीय या स्थानीय आंदोलन नहीं था, यह एक वैश्विक उद्देश्य बन चुका था। उसने अब ये तय किया कि वो विश्वभर में समानता और समृद्धि की दिशा में काम करेगी, और इसके लिए शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के पहलुओं को जोड़ते हुए एक वैश्विक शिक्षा नेटवर्क स्थापित करेगी। कहानियां और विज्ञान के माध्यम से वह हर संस्कृति, हर भाषा और हर समुदाय के अनुभवों को साझा कर रही थी, ताकि समानता, न्याय और विकास को एक ही दृष्टिकोण से देखा जा सके। उसका मानना था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बदलाव का हिस्सा बन सकता है, और जब वे मिलकर काम करते हैं तो विश्वव्यापी बदलाव संभव है। कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंची नैरा की यात्रा अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी थी। वो एक छोटे से गांव के सपने को वैश्विक मंच पर ले आई थी। जब उसने पहली बार अलीपुरद्वार में अन्वेषा से मुलाकात की थी, तब उसे कभी नहीं पता था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक छोटे गांव के बदलाव तक सीमित नहीं रहेगी। अब उसने दुनिया भर में बदलाव लाने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। अगला कदम, शिक्षा और नवाचार की एक नई परिभाषा। अब नैरा के सामने एक और चुनौती थी, शिक्षा और नवाचार की परिभाषा को फिर से लिखना। वो जानती थी कि सिर्फ तकनीकी शिक्षा ही नहीं, बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। उसने नवाचार की शिक्षा को एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया, जिसमें मूल्य, समुदाय की भलाई और नवाचार तीनों को एक साथ जोड़ा गया। उसका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को न केवल ज्ञान बल्कि समाज में योगदान देने की भावना भी मिले। कहानियां अब प्रेरणा और परिवर्तन का स्रोत बन चुकी थी। अंतिम अध्याय, रोमांटिक मोड़। नैरा की यात्रा अब एक नई दिशा में आ चुकी थी। दुनिया भर में बदलाव लाने का प्रयास करते हुए उसने महसूस किया कि इतने बड़े और समर्पित काम के बीच कभी कभी इंसान को अपने निजी जीवन की भी अहमियत देनी चाहिए। और उस वक्त उसे यह एहसास हुआ कि जो कमी हमेशा से महसूस हो रही थी वह सच्चे प्यार की थी। कई सालों से दुनिया को बदलने के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित करने के बाद नैरा को महसूस हुआ कि वह खुद को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाई। कार्य की गति और समाज में बदलाव लाने की निरंतर कोशिशों के बीच उसने कभी अपने दिल की आवाज को सुना ही नहीं था। लेकिन अब जब कहानियां और विज्ञान जैसे बड़े आंदोलन को दुनिया भर में पहचान मिल चुकी थी और उसका मिशन पूरे देश में फैल चुका था, तो नैरा की कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। वो एक साधारण दिन था। एक दिन नैरा के एक कार्यशाला के बाद जब वो थकी हुई और चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। वो चौंकी और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था निखिल, वो लड़का जिसे उसने कई साल पहले अपने नाना नानी के गांव में देखा था। वो लड़का जिसने उसकी आंखों में अनगिनत सपने देखे थे। निखिल अब बदल चुका था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन साथ ही वो एक पुरानी पहचान भी थी जिसे नैरा कभी नहीं भूल पाई थी। क्या तुम तैयार हो? निखिल ने कहा। उसकी आवाज में अब वही घना सा प्यार था जो पहले कभी निखला था। नैरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सामान्य मुलाकात थी या फिर किसी पुरानी कहानी का नया अध्याय। क्या तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? निखिल ने फिर धीरे से पूछा। ये सवाल था जिसे कभी न पूछा गया था, लेकिन दोनों के दिल में हमेशा था। नैरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। ये दुनिया, यह मिशन, मुझे हर पल तुम्हारी जरूरत है। रिश्ता फिर से बनता है सभी बाधाओं और समय की धारा के बावजूद। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से पाया। यह कोई अचानक होने वाली मुलाकात नहीं थी। यह वो समय था जब दोनों ने महसूस किया कि दुनिया भर के बदलाव के बीच उनके दिल की जो खाली जगह थी वो सिर्फ एक दूसरे के साथ भर सकती थी। निखिल ने धीरे से नैरा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने दुनिया को बदला है, अब वक्त है कि हम अपनी दुनिया भी बदलें। नैरा की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू खुशियों के थे। हमारा अपना एक छोटा सा संसार होगा जहां हम दोनों अपनी दुनिया बना सके, बिना किसी बाधा के, नैरा ने कहा, और निखिल ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। एक नया सफर शुरू होता है। कुछ महीने बाद नैरा और निखिल ने मिलकर वर्ल्ड लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम के अगले चरण की शुरुआत की। इस बार उनका उद्देश्य था दुनिया भर के युवा लोगों को सशक्त बनाना, लेकिन इस बार उस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। यहाँ अब सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि दो दिलों का मिलन भी था। वो दोनों सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ समाज में बदलाव लाने की यात्रा पर थे। वो समझ चुके थे कि अब शक्ति केवल कार्यों में नहीं, बल्कि साथ होने में भी थी। एक साथ हम दुनिया बदलेंगे। वो दोनों अब सिर्फ संवेदनाओं और समाज में बदलाव का प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए सपनों को सच करने का कारण बन गए थे। नैरा और निखिल ने ये साबित किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एक निजी एहसास नहीं होता, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक प्रेरणा भी होता है। जब दो लोग अपने दिलों के साथ एक दूसरे को पूरा स्वीकार कर लेते हैं, तो वे केवल अपने संसार को नहीं बदलते, बल्कि दुनिया को भी एक नया दृष्टिकोण देते हैं। और ऐसे ही
नैरा और निखिल की कहानी कहानियां और विज्ञान से कहीं अधिक बन गई। यह एक प्रेम और परिवर्तन की कथा बन गई जो समय और समाज के साथ साथ विकसित होती चली गई। निर्णय। नैरा और निखिल की कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कथा नहीं है, बल्कि ये दो दिलों के मिलन के साथ समाज में परिवर्तन लाने की यात्रा की भी कहानी है। दोनों का संघर्ष, एक दूसरे से मिलने के बाद और फिर मिलकर एक साझा उद्देश्य, समानता, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करना, ये दिखाता है कि सच्चा प्यार केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज में बदलाव का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। नैरा का मिशन पूरी दुनिया में समान शिक्षा और सामाजिक न्याय लाना था, और उसने न केवल अपनी मेहनत से बल्कि निखिल के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार किया। उनका साथ होने से उनके प्रयासों में और भी गहराई, स्थायित्व और प्रेरणा आई। निखिल और नैरा ने ये साबित किया कि जब दो लोग अपने अपने उद्देश्यों को साझा करते हुए एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे समाज को नया रूप दे सकते हैं। सारांश। कहानी की शुरुआत नैरा की यात्रा से होती है, जो ग्राम 2.0 जैसी पहल के माध्यम से गांवों और दूरदराज के इलाकों में शिक्षा और सशक्तिकरण लाने की कोशिश कर रही थी। नैरा का उद्देश्य था शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, और उसने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट कृषि जैसी तकनीकी पहलें अपनाकर सफल बनाया। इस प्रक्रिया में उसे निखिल से पहली मुलाकात हुई, जो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाला था। निखिल और नैरा की यात्रा सिर्फ एक पारस्परिक संबंध नहीं थी, बल्कि दोनों ने मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत की। कहानी में बदलाव तब आता है जब लगातार बदलाव के प्रयासों के बीच नैरा को ये समझ में आता है कि उसे अपनी निजी जीवन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, और निखिल की उपस्थिति उसकी जीवन यात्रा का अहम हिस्सा बन जाती है। रोमांटिक मोड में निखिल और नैरा का मिलन केवल प्यार का एक भावनात्मक पहलू नहीं था, बल्कि यह उनके साझा दृष्टिकोण, संघर्ष और सपनों का प्रतीक था। दोनों ने समानता, न्याय और विकास की दिशा में अपने प्रयासों को और भी सशक्त किया। कहानी का अंत इस विचार के साथ होता है कि प्रेम और समाज में बदलाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नैरा और निखिल ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दो दिल एक साथ मिलकर किसी उच्च उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वे न केवल अपनी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि जब उसे सही दिशा में मोड़ा जाता है तो वो समाज में परिवर्तन और समानता लाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।